बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मुदस्सर अलवी आपका होस्ट हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में शोबा सेहत जो है वो हमेशा से ही दबाव का शिकार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और जो सेहत के जो ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, वो एक महदूद हद तक हैं। पूरे पाकिस्तान में सेहत के शोबे में जो है वो बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की, जिसकी आबादी तकरीबन 14 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यहाँ पे सेहत की सूरत हाल जो है वो बड़ी अबतर है और आवाम की तक जो सेहत की सहूलियात हैं बड़ी कम मैसर होती हैं। इसके अलावा जो इलाज की सहूलियात मौजूद है वहाँ पे जो वसाइल की कमी और इसके अलावा जहालत और अतायत जो है उसने जो एक पूरा सिस्टम को जकड़े हुआ है, जिसकी वजह से एक आम आदमी की सेहत जो है उसके तकाज़े पूरे नहीं होते। पंजाब के बड़े अस्पतालों में आए रोज़ पेश आने वाले वाक़यात ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं, और अगर कभी इत्तफ़ाक हो किसी बड़े सरकारी अस्पताल में जाने का तो यूँ गुमान होता है कि यहाँ एक हजूम लगा हुआ है, अस्पताल नहीं है, क्योंकि एक जो रश है वहाँ पे मरीज़ों का तांता बंधा रहता है, जबकि सहूलियात का फुकदान जो है वो आया रहता है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत पंजाब मैडम रुशिदा लोधी। उनसे आज गुफ्तगू करेंगे कि पंजाब की आवाम को सेहत की सहूलियात क्यों नहीं मैसर। जी मैडम, वेलकम टू द शो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आपने जो पंजाब का और हॉस्पिटल्स का जो नक्शा खींचा है ना, इतना खौफनाक है। आप पब्लिक को इतना ज़्यादा ना डराएं कि हालात इतने ख़राब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। तो क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी इस वक्त जो सीएम पंजाब हैं मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनको मैं हमेशा सुपर सीएम कहती हूँ, उनका जो सबसे पहला फोकस है और जो सबसे पहला दिल से करीब प्रोजेक्ट है ना, वो है ही बेसिकली हेल्थ। उन्होंने हेल्थ को फोकस किया हुआ है। अगर आप देखें हेल्थ के लिए अभी मैं रिसेंटली देख रही थी, टीवी पे आ रहा था न्यूट्रिशन प्रोग्राम के हवाले से, जैसे वो स्कूलों में जाके बच्चों के लिए वो मिल्क जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये एक बड़ी मैं समझती हूँ कि बेहतरीन एक उनकी सोच है कि अगर बच्चे की जो फ़िज़िकल बॉडी है वो अगर सेहतमंद रहेगी तो ब्रेन भी सेहतमंद रहेगा, और सेहतमंद ब्रेन सेहतमंद लोगों को मुआशरे में जो है ना वो पैदा करेगा, और वही बच्चे जब बड़े होंगे तो हेल्दी ब्रेन के साथ पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर होंगे। बाकी रहेगी बात हॉस्पिटल्स की, जो अभी आपने बात की है, तो उसमें आपने खुद ही कहा कि भी 14 करोड़ से ज़ायद आवाम हमारी पंजाब में है। मैंने ये भी देखा है कि पंजाब से बाहर से भी लोग, कई बार मैं हॉस्पिटल में विज़िट करने गई हूँ तो दूसरे सूबों से भी लोग पंजाब में आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और बेशुमार इनिशिएटिव हेल्थ सेक्टर में मैडम मरियम ने लिए हैं। अगर मैं उनको गिनवाने लगूं तो शायद आपके प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जी वो जी मैडम, इनिशिएटिव्स ख़त्म नहीं मैं होंगे। आपकी बात से इत्तेफाक इस सेंस में करता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट अभी आए हुए 10-11 महीने हुए हैं, लेकिन पंजाब की आवाम को जो है कोई मरीज़ है वो अस्पताल में जाता है तो उसको एक लंबी लाइन है, रश है, उसको कम करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है? जी देखिए, बात ये है कि जब आबादी ज़्यादा होती है, मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो उनको हल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जैसे कि आपने खुद ही फरमाया है कि अभी कुछ ही महीनों के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आपको बेहतरीन और पॉजिटिव तब्दीलियाँ नज़र आई हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैडम मरियम ने अपनी पहली स्पीच में जो जो भी प्रोजेक्ट्स दिए, जो जो भी बात उन्होंने की, वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं थी। मैं समझती हूँ कि बहुत सारी और भी पार्टियाँ हैं जिनके पास तो करने को बातें भी नहीं थी, जिनके पास तो कोई ज़ुबानी कलामी प्लान भी नहीं था। यहाँ तो ना सिर्फ पहली स्पीच में प्लान्स बताए गए, बल्कि इनिशिएटिव लेके उनमें से मेजॉरिटी प्लान्स लॉन्च हो चुके हैं, लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करती हूँ, जैसे आपने कहा जी बहुत रश है, तो इसमें मज़ीद हॉस्पिटल्स जो हैं वो बन रहे हैं। जो पहले हॉस्पिटल्स हैं उनकी रीवैम्पिंग का काम हो रहा है, बेशुमार हॉस्पिटल्स में रीवैम्पिंग हुई है। अभी आप देखें लाहौर के अंदर पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल शायद आपको पहले नज़र नहीं आएगा, और अगर है भी जो हॉस्पिटल्स मौजूद हैं उसकी भी बुनियादें जो हैं वो
PMLN के हमारे लीडरान ने ही रखी हुई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। अब जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है नवाज शरीफ साहब के नाम से, और वो रिसर्च पूरा सेंटर होगा, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा हॉस्पिटल बनेगा कि जिसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये 3rd या 4th स्टेज का मरीज़ है, इसको वापस ले जाएं, इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उनकी पेन को मैनेज करने के लिए वो अलग से ब्लॉक बना दिया गया है, जहाँ पर 3 और 4th स्टेज के जो पेशेंट्स आएंगे उनका वहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा और उनकी पेन का इलाज किया जाएगा। ज़िंदगी तो उतनी ही है जितनी अल्लाह ने दे दी। केयर के हवाले से आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो पेन मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कैंसर का जो इलाज है पाकिस्तान में उसके ऊपर रिसर्च नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो बड़ा लिमिटेड है। तो जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके लिए फिर ह्यूमन रिसोर्स बाहर से लाएंगे आप? देखिए, उसके लिए मैडम CM ने अपनी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी इस हॉस्पिटल की, उसमें अपनी स्पीच में मैडम ने फरमाया है कि ये जो मंसूबा है हम जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर कैंसर की रिसर्च और कैंसर के पेशेंट्स को कहीं दूसरे मुल्क या दूसरे सूबे में तो कहीं फैसिलिटी है ही नहीं, लोग दूसरे सूबे से मेरे पास आते हैं और आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। पंजाब में मैंने देखा है कि बेशुमार हॉस्पिटल्स में मेरा विज़िट होता है तो लोग दूसरे सूबों से आए हुए होते हैं। तो ये जो भी चीज़ हमें पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर हेल्थ में बेहतरी लाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, मैडम ने कहा जी मेरे लिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक की सेहत पे लगना चाहिए। पिछले दिनों जो चाइना का विज़िट था CM पंजाब का, उस दौरान एक खबर फ्लैश हुई कि कैंसर के हवाले से कोई नई टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं, उसके बारे में क्या तफसीलात है? कोई वाकई ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कोई एग्रीमेंट? जी देखिए, मैडम ने वो भी यहाँ पर जब वो पाकिस्तान आई हैं तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, चूँकि कैंसर का हमारा हॉस्पिटल बनने जा रहा है और बहुत माशाल्लाह स्पीड के साथ उसकी तामीर हो रही है। तो वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैंसर जैसे मर्ज़ और इस तरह के जो बाकी अमराज हैं मूजी, उनके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें चाहे चाइना से या जहाँ से भी लानी पड़ेगी वो इंशाल्लाह ताला आएगी पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइएगा कि सरकारी वसाइल तो चलें जितने भी हैं उसको बरोकार ला के गरीब आदमी के इलाज के लिए गवर्नमेंट एफर्ट करती है, लेकिन आए दिन जो हड़ताल है, ख़ास तौर पर जो यंग जो डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल है या मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं, कई नर्सेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, वो उनकी हड़ताल की वजह से इलाज जो है वो उसमें बड़ा खलल आता है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए, अभी मैं आपको ये बताऊं कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, ये मैं समझती हूँ कि इनका ये एक मसीहा है कौम के, और जो मसीहा होता है उसको अल्लाह ताला ने शायद अपनी कौम की खिदमत करने के लिए ही भेजा। और ख़ास तौर पर मेरे पास तो जब भी कोई डॉक्टर या नर्स आती है तो मैं उनको हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है और आप ज़िंदगी तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ जो है लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि नर्सेज और डॉक्टर्स को भी बेहतरीन जो भी हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक रहते हुए उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। मुनासिब नहीं है कि कोई ग्रीवेंसेस कमेटी कोई डिपार्टमेंट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी बनाई जाए ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसको रिजॉल्व वहाँ किया जाए और हड़ताल की नौबत क्यों आए? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ये जो आपने बात की ना कि हड़ताल की नौबत ही क्यों आए, किसी भी चीज़ में इसकी जो हड़ताल है या एजिटेशन है या इख्तलाफात हैं वो कभी भी नहीं रुका करते। ज़िंदगी के साथ जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो इख्तलाफात भी होते हैं, इत्तफाक भी होते हैं। और जो आपने कहा है कि जी ऐसी कमेटी होनी चाहिए, ऐसा फोरम होना चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ बनती भी हैं और आगे भी उसका इरादा है बनाने का कि जिसमें डॉक्टर या नर्सेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जो वसाइल हैं गवर्नमेंट की उसमें कैपेसिटी भी बढ़ रही है और पिछले दिनों हमने कहा जो न्यूज़ में सुना कि जो अद्वियात है वो घर भी पहुंचाने का जो है वो गवर्नमेंट का प्लान है, लेकिन जो मरीज़ अस्पताल जाते हैं उनको तो अद्वियात मिलनी चाहिए, वो वहाँ पे भी कमी अक्सर देखी गई है अस्पतालों में। देखिए किसी वक्त हो सकता है कि किसी एक आध मौके पे कभी ऐसा हो जाए कि ना कोई ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हो, वरना मैं जब भी हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, विज़िट करती हूँ, मैं खुसूसन अभी मैं रिसेंटली गई हुई थी सर्विसेज हॉस्पिटल में, पेशेंट से मैंने पूछा है तो मुझे पेशेंट ने कहा जी हम सेटिस्फाई, हमें मेडिसिन भी मिल रही है, हमारा इलाज भी हो रहा है और तमाम हॉस्पिटल्स में फ्री अद्वियात दी जा रही हैं। मैडम मरीम का तो ख़ास फोकस है इसके ऊपर।
सही। अच्छा, ये जो बड़े अस्पतालों में रश का मामला है, ये इसके मल्टीपल सॉल्यूशन पे काम किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रेफरल सिस्टम हो, लाइक वाइज अगर कोई बीएचयू का पेशेंट है वो रेफ़र हो के फिर आरआईसी में जाए या आरआईसी से टीएचयू जाए, और उसके बाद जो है वो जो टर्शरी केयर के अस्पताल हैं स्पेशलाइज जहाँ पे स्पेशलिटीज़ होती हैं, तो अगर ऐसा निज़ाम हो जाए तो ये आपकी जो अस्पतालों का लोड कम नहीं हो सकता? जी, बिल्कुल देखिए, नई से नई पॉलिसीज़ बन रही हैं और बड़े साइंटिफिक वे में और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ ये सारा जो पेशेंट्स का रश है इसको मैनेज किए जाने की कोशिश की जा रही है। या जहाँ तक आपने अलायंसेस की रेफरेंस की बात कि रेफ़र कर दिया जाए पेशेंट को, तो मैं इसमें एक छोटी-सी बात आपसे करना चाहूँगी कि जो हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो बच्चे आते हैं कार्डिक डिज़ीज़ के साथ, एक प्रोग्राम कार्डिक डिजीज़ से रिलेटेड मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वो कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें जो बच्चे जिनकी एक लंबी लाइन है, जिनकी सर्जरीज होनी है, उनका ट्रीटमेंट होना है और वो रश की वजह से नहीं हो पा रहा, तो उन बच्चों को दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिए हैं कि जी यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होगा और उसके जो एक्सपेंस हैं वो पंजाब गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और बेशुमार बच्चों की इस कार्ड के तहत जो है वो ट्रीटमेंट हो भी चुका है और सर्जरीज हुई हैं और बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद होकर अपने घरों को गए हैं। इस तरह डिफरेंट और हॉस्पिटल्स में भी ऐसे हो रहा है। जी। इसके अलावा जो दिल की बीमारियां हैं वो एक आजकल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसमें जब भी लाहौर का जिक्र हो या पंजाब का जिक्र हो तो उसमें पीआईसी का नाम जो है वो हमेशा जो है वो सर फहरिस्त रहता है। पीआईसी की सर्विसेज भी हैं, यहाँ पे मरीज़ आते हैं अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन बड़ी लंबी क्यू जो है वो लगती है। तो हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कैथ लैब है उसकी शायद कैपेसिटी कम है, तो अगर बाकी हॉस्पिटल जहाँ पे रिवैम्प हो रहे हैं या नए लग रहे हैं, तो क्या कैथ लैब को बढ़ाने में कोई अरबों का खर्चा तो शायद नहीं होगा? अगर होगा तो नए अस्पताल भी तो बन रहे हैं, वहाँ पे भी एक्सपेंस है, तो कैथ लैब को क्यों नहीं इम्प्रूव किया जा रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल इसकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है और हर हॉस्पिटल में जैसे रिवैम्पिंग मंसूबे आए हैं और हुए भी हैं, इसी तरह से पीआईसी में भी डिफरेंट मौक़ों पे रिवैम्पिंग हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट उनका यहाँ पे हो हॉस्पिटल में। सही। अगर लाइकवाइज जहाँ पे जिना हॉस्पिटल के सामने भी एक जो है वो PIC2 बना रहे हैं, तो उसकी कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अरबों में बताई जाती है। तो कैपेसिटी अगर कैथ लैब की स्पेशली अगर मशीनरी अगर आ जाए तो उससे ये होगा कि कम से कम क्यू तो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली जी, मशीनरी भी आएगी और आप खुद ही कह रहे हैं और मैं भी कहती हूँ, सबको मालूम है कि हॉस्पिटल में जितना रश है तो ज़ाहिर है नए प्रीमिसेस की भी तो ज़रूरत पड़ती है, नए हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। वक्त के साथ साथ जैसे रश बढ़ता जा रहा है वैसे हॉस्पिटल्स की तादाद भी तो बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए और कर भी रहे हैं। पाकिस्तान में ज़चगी के दौरान बच्चों की अमवात जो है वो उसमें एक बड़ा जो है एक क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के लिए है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, इस हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं क्योंकि इसको बड़ा नोटिस किया गया कि ज़चगी के वक्त जो माँ है उसकी उसकी मौत वाक़ई हो जाए, ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है। तो इसके लिए बहुत सारे जो है ना वो नए सेंटर्स बनाए गए हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर जो ऑलरेडी गांव में या छोटे एरियाज़ के अंदर जो दाइयाँ काम करती हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स बनाए गए, उनकी तादाद में इजाफ़ा किया गया है। उसके अलावा जो मदर की जो डाइट है उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है कि जो आयरन या कैल्शियम की कमी की वजह से माँ के ऊपर जो उसकी सेहत पे असरात गलत आते हैं जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। तो ऐसे सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे माँ और बच्चे को न्यूट्रिशन के लिए जो है ना वो कमी ना रहे उनके अंदर। सही। मुल्तान में एक एड्स के हवाले से एक बड़ा वाक़या जो है वो हाईलाइट हुआ मीडिया पे, तो उसके बाद फिर उसकी जो रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए महकमे की तरफ से? जी बिल्कुल, इक़दाम किए गए। मैं खुद भी वहाँ पर बल्कि गई थी जब ये वाक़या पता चला, तो मैंने विज़िट किया वहाँ हॉस्पिटल में जाके, डॉक्टर्स के साथ मिली, वहाँ के स्टाफ से मिली हूँ। तो उसके बाद सबसे ज़रूरी तो यही चीज़ है कि जो उनके प्रॉपर जो डायलिसिस के लिए जो पेशेंट्स आते हैं उनके SOPs होते हैं, वो SOPs फॉलो किए जाएँ ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशंस हों, उनका टेस्ट करवाया जाए, उनका HIV का टेस्ट भी हो, उनका हेपेटाइटिस का टेस्ट भी हो, और अगर खुदा ना खास्ता कोई उसमें पेशेंट निकल आता है तो उनके लिए अलग से मशीन मुख्तस कर दी गई है वहाँ पे कि अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है तो उसको इसी मशीन के ज़रिए से जो है ना वो उसका डायलिसिस किया जाएगा। सही। जैसे आपने बताया कि जो CM पंजाब हमारी मरीम नवाज शरीफ, उनकी जो फोकस है ख़वातीन के हवाले से, उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं हमने देखे, तो सेहत के हवाले से ख़ास करके जो CM पंजाब है उनका
क्या इनिशिएटिव हैं जो ख़वातीन जो पंजाब में सेहत के हवाले से जो एक कमी देखी जा रही है सेहत के हवाले से, उसमें पंजाब गवर्नमेंट कैसे उसको देख रही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जो ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी हेल्थ के हवाले से उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए सेंटर्स बना दिए गए हैं जहाँ पर उनका बाकायदा अलग से एलोकेट कर दिए गए हैं कि यहाँ पर सिर्फ वही ख़वातीन आएंगी जिनको न्यूट्रिशन की कमी से ज़च्चगी में प्रॉब्लम आती है, तो उन ख़वातीन का वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और उनको इवन बाज़ जगहों पर तो ये भी है कि अभी गंगाराम में भी मेरी डॉक्टर साहिबा से बात हो रही थी, तो वहाँ पर उनके लिए उनको खुराक भी मुहैया की जाती है। इवन सही। तो ख़वातीन के हवाले से जैसे आप ख़ुद खातून हैं, एक आपका सियासत में तजर्बा है, आपका जो है वो लॉ प्रैक्टिशनर भी हैं, तो ख़वातीन के लिए अब कितनी आसानी है प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए, और क्या उनके लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैडम सीएम ने जैसे कि कहा था, अपनी पहली तकरीर में कह दिया था कि जो ख़वातीन है ना, वो मेरी रेड लाइन है, उनसे रिलेटेड कोई भी मसला मैं प्रायोरिटी बेस पे उसको रिजॉल्व करूँगी। जब आप फील्ड में काम करने के लिए निकलते हैं, ख़वातीन फील्ड में काम करने के लिए निकलती हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि उनको जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो महफूज होना चाहिए। खातून अगर दफ्तर में बैठ के काम करती है तो देखिए हरासमेंट एक्ट आ गया, किसी खातून को इवन आप ज़्यादा देर स्टेयर नहीं कर सकते, उसको स्टेयर करेंगे, घूरेंगे तो वो भी हरासमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो जब ये प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन सेंटर्स बन गए हैं, एक कॉल के ऊपर जो है वो खातून को अगर कहीं ख़तरा महसूस होता है तो एक कॉल पे रेस्क्यू करने के लिए नुमाइंदा जो है वो पहुंच जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक बेहतरीन मिसाल है। इससे ज़्यादा ख़वातीन के लिए काम ना मैं समझती हूँ पहले हिस्ट्री में हुआ है, और शायद इस रिकॉर्ड को अगर कोई ब्रेक करेगा तो वो खुद मैडम मरियम ही शायद ब्रेक करें इसको। सही। आपका अपना पर्सनल जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? आप कानूनदान आप बने और उसके बाद जो है वो सियासत में आई, अपनी सफ़र ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। जी, मेरा ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें एज़ ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने अपनी फ़ील्ड से मुझे मोहब्बत है, और जब मैं अपनी फ़ील्ड में आई हूँ, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, और मेरा ओढ़ना बिछोना ही वकालत आप कह सकते हैं रहा है। लेकिन जब से ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लीडरशिप ने ट्रस्ट किया और इन कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, तो अब कोशिश करती हूँ कि पब्लिक की, अपनी आवाम की खिदमत करूँ। लेकिन बहैसियत वकील मैंने अपने प्रोफेशन को बहुत ही खूबसूरत पाया, और मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से बग़ैर किसी की सपोर्ट के, अपने माँ बाप की दुआओं के साथ, अल्लाह ताला के करम के साथ अपनी फ़ील्ड में अपना नाम खुद बनाया है। मुझे कोई भी मेरी फ़ैमिली में कोई पहले वकील नहीं था कि जिसको मैं देख के इंस्पायर हुई और फिर मैं इस फ़ील्ड में आ गई। यूजुअली कहा जाता है ये मैन डोमिनेटिंग फ़ील्ड है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैंने मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ और अल्लाह ताला के करम और अपने माँ बाप की दुआओं के साथ इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। और मैं अपनी बाकी बहनों और बेटियों को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी फ़ील्ड कोई भी है, किसी भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं, किसी भी जगह पे अगर आप बैठे हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपने अपना लेना तो आपकी वो सक्सेस है। पहली है मेहनत और दूसरी है मुस्तकिल मिजाजी। अगर ये दो चीज़ें हों और पूरी डेडिकेशन के साथ हम काम करें, तो चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, ख़वातीन के लिए रास्ते खुले हैं। और इस वक्त जिस वक्त के हमारी सीएम पंजाब खुद एक ख़ातून है और वो पहली ख़ातून चीफ़ मिनिस्टर हैं, तो इस वक्त ख़वातीन के काम करने के लिए जो माहौल है बहुत ही साजगार है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि पंजाब जो है वो ख़वातीन के हवाले कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए अभी आप देखें सिंध में आपको पता है कि एहसन साहब गए हैं, तो वहाँ पर सिंधी ताजरान ने भी ये कहा है कि हमारे सूबे में हमें मैडम सीएम जो है ना मरियम नवाज शरीफ साहबा कुछ अरसे के लिए दे दें, ताकि हमारे सूबे में भी कुछ बेहतरियाँ लाई जा सकें। इतने प्रोजेक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाए बल्कि लॉन्च करके अब लोग उससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं और फ्रूटफुल भी हो रहे हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, चूँकि मेरा हेल्थ के हवाले से आप मेरे पास आए हैं, तो मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं डिफरेंट हॉस्पिटल में गई। भी रिसेंटली मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई, तो वहाँ एक बच्चा था, उसकी माँ थी। मैंने पूछा आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा जी हम अफ़गानिस्तान से आए हैं। वो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए हुए थे अफ़गानिस्तान से। एक और बच्चा मिला, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी हम KPK से आए हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब अपना
अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। और मैडम एक माँ की हैसियत से हमेशा उन्होंने अपने दिल के दरवाजे और अपने सूबे के दरवाजे खोले हुए हैं। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है पंजाब के अंदर कि कोई हॉस्पिटल में ऐसा पेशेंट किसी दूसरे सूबे से आए तो हम उसको ट्रीटमेंट ना करें। पंजाब के अस्पतालों में ना सिर्फ पंजाब के शहरियों का बल्कि दूसरे सूबे से आने वाले शहरी और बीमारों का और मरीज़ों का इलाज होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की जो है वो क्या पोजीशन है? क्या आम आदमी को जो के हकूक़ हैं वो उसको मिल रहे हैं, या उसको जो इंसाफ के तकाज़े उसके लिए सबके लिए बराबर है? इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की आप बात करते हैं तो ये तो बड़ी एक वसी जो है ना वो बात है। ह्यूमन राइट्स 100% तो मैं समझती हूँ किसी भी चीज़ पे 100% सेटिस्फेक्शन तो कभी भी इंसान की नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं। अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ 10 महीनों के अंदर अंदर मैडम मरियम ने जो अपने मंसूबे और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी जो मंसूबे वो इंट्रोड्यूस कराएँ, और ये ह्यूमन राइट्स ही तो है ना। देखिए, ख़ातून को अगर एक महफूज फ़ज़ा और एक महफूज माहौल मिल रहा है और वो अपना काम कर रही है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग वो जितनी कंफर्टेबल होगी वो अपनी आउटपुट ज़्यादा अच्छी दे सकती है। आपने बतौर ख़ातून वकील जो है अपनी सियासत भी रखी और आप बार में भी जो है वो एक्टिव नज़र आई, तो ख़वातीन वकला के अंदर जो वकला की सियासत है उसमें कितने मौक़े हैं? देखिए, ख़वातीन मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन उन्हीं मुश्किलात में से अगर मैं निकल कर आ सकती हूँ, और मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद ख़ातून मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और कंटेस्ट करने के बाद वो जनरल सीट पे कोई स्पेसिफिक या मखसूस सीट नहीं होती, मैंने पूरे पंजाब में इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। तो मेरी बाकी बहनों के लिए भी रास्ते खुले हैं, अगरचे मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना जो है वो करने के बाद ही राहत और कामयाबी मिलती है। जी जी। अच्छा, जैसे कि आपने खुद बताया कि आप बार कौंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसमें हिस्सा हैं, तो ये बार को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिलती है, या उसकी क्या ऐसा रोल है जिसकी वजह से वो समझा जाता है कि बार कौंसिल के जो अगर आप मेंबर हैं तो आप निस्बतन सुपीरियर पोजीशन पे होंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। 2 बॉडीज़ होती हैं लॉयर्स की, एक होती है बार एसोसिएशन और एक होती है बार काउंसिल। जो बार काउंसिल है ये मदर बॉडी है और ये रेगुलेटरी बॉडी है, और ये सारी की सारी बाकी बार एसोसिएशंस को रेगुलेट करती है। कानून साजी का जो अमल है, ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पंजाब बार काउंसिल या जिस भी सूबे की वो बार है उसमें ही होते हैं। इस हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करें कि लॉयर्स को या लॉयर्स कम्युनिटी को या बार एसोसिएशंस को या बार काउंसिल्स को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, तो मैं ये समझती हूँ कि लॉयर्स क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, ये ब्रेन्स हैं सोसाइटी के। तो जब भी कोई मसाइल आए, जब भी मुल्क पर बुरे हालात आए, हमेशा आगे बढ़कर लॉयर्स ने ही पहला कदम बढ़ाया और फिर अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से भी नवाजा। और पाकिस्तान तो बना ही एक वकील के तवस्सुत से, और वही उसके बानी है हमारे और आपके हम सब के कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जी। अच्छा, ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई है पीका एक्ट के हवाले से, हम डिस्कशन भी इस हवाले से कर रहे थे कि पीका एक्ट में क्या ऐसी तरमीम की गई हैं जो जिससे एक जो साइबर क्राइम्स हैं उसके हवाले से, या जो फेक न्यूज़ है उसको उसके अंदर कैसे क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस शामिल की गई हैं जो कि हमारी जो सोशल मीडिया पे जो ज़िंदगी है उसको महफूज बना रहे हैं? देखिए, ये भी बड़ा रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बात ये है कि ये भी आपके पास कैमरा है, माइक है या फ़ोन आ गया, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं। आप जहाँ चाहें खड़े होके एक वीडियो बना लें, एक पिक्चर बना लें, या उस पर कोई न्यूज़ चला दें, एक स्लाइड ही चल जाए, तो सामने वाले के बारे में अगर वो कोई ऐसी गलत खबर है और वो झूठी भी है तो सामने वाले की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। क्योंकि एकदम से सोशल मीडिया, आप कहते हैं जी, एक मतलब पूरी दुनिया एक हो चुकी है इस टाइम। तो अगर टीवी पे या सोशल मीडिया पे कोई भी गलत खबर जो चलाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है ना, और उसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे बारे में आप कोई गलत खबर लगा देते हैं अपने टीवी में या सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे लोग उसको देख रहे हैं, तो मैं तो किस किस को वजाहतें देती फिरूँगी। फ़र्ज़ ये है कि जिसने वो ख़बर चलाई है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो उसको साबित भी करे कि जो मैंने ख़बर चलाई है
ये मैंने गलत खबर अगर चलाई है या मैंने सही खबर चलाई, उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी उसके ऊपर होनी चाहिए। तो इसके ऊपर तो ज़ाहिर है ज़ाब्ते बनने की ज़रूरत है, और इस पे अमल दरामद की भी बहुत ज़रूरत है। पिक ऐड के हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। इस वक्त जो ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर।